बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा तीसरा। असालीब नसर फ़रतुल्लाह बेग। मज़ामीन फ़रत का जायज़ा पेश किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा था। फ़रतुल्लाह बेग के मज़ामीन फ़रहत उर्दू का कीमती सरमाया है, इसका मुफस्सल जायज़ा लीजिए और मज़ामीन फ़रहत को पेश नज़र रखते हुए फ़रतुल्लाह बेग के असलूब की इम्तियाज़ी खसूसियात बयान कीजिए। अब देखते हैं कि फ़रतुल्लाह बेग किस तरह हमें उर्दू अदब में उनकी क्या क्या खसूसियात नज़र आती हैं। जैसे कि फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए, वहीं पल बढ़ कर जवान हुए और उन्होंने सेंट स्टीफर्ड कॉलेज से बीए किया, हैदराबाद में मुलाजमत इख्तियार की और जज के ओहदे तक पहुँचे। अहदे माजी की याद उनके लाशऊर में कलबलाती थी, इसलिए वो दिल्ली की अज़मत से एक गूना लगाव रखते थे। उनकी तहरीरों में अमूमन कदीम और जदीद तहज़ीब का तसादुम रहता है। मशरकियत पर वो जान देते थे, यही वजह है कि दिल्ली वालों के मुरक्के उनकी तहरीरों का ख़ास मौजू रहे हैं। फ़रतुल्लाह ने नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर से मज़ाह के बेहतरीन नमूने तख्लीक़ किए हैं, लेकिन उनका मज़ाह संजीदा और मतीन रहता है, कभी फक्कड़पन नहीं की तरफ नहीं जाता, उससे हमेशा वो दूर ही रहते दिखाई देते हैं। अब मज़ामीन फ़रत का मजमूई जायज़ा पेश होगा, लेकिन ज़्यादातर जिन मज़ामीन की तरफ इस आपके जो सिलेबस है उसमें तवज्जो दी गई है और ज़्यादा जिसका तजज़िया किया गया है वो कुछ ऐसे हैं। फूल वालों की सैर, दिल्ली का यादगार मुशायरा, नज़ीर अहमद की कहानी मेरी ज़ुबानी, नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर उर्दू अदब में यादगार रहेंगी, एक वसीयत की तामील और नानी चंदू और फूल वालों की सैर, ये ख़ास तौर पर उनके एक मौजू रहे हैं जिनके ऊपर तबसरा किया जाता है और जिसकी मिसालें भी दी जाती हैं। फ़रतुल्लाह के मज़ामीन असलूब उनके खसूसियात का जायज़ा लेने से पहले सबसे हमें ये देखना है कि आगाज़ वो अपने मज़मून का किस तरह करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोई मज़मून या नावल या किसी किस्म की कोई कहानी, उसकी तमहीद इतनी दिलकश और जाज़िब तवज्जो हो कि उसकी कामयाबी उसी से ही उसका आगाज़ होता है। चुनाचे फ़रत के किसी भी मज़मून के पहले पैराग्राफ को एक ऐसे बरकी स्विच से तशबीह दे सकते हैं कि जिससे निगार खाना तख़य्युल के सारे कुमकुमे रोशन हो जाते हैं और इस मज़मून में पढ़ने वाला इस कदर महव हो जाता है कि एक ही नशिस्त में मज़मून ख़त्म करके उठता है और मौजू जो होता है इतना दिलचस्प होता है कि पढ़ने वाला उसमें खो जाता है और इसी से ही तमाम मज़मून जो है उनके अज़बर हो जाता है और उसकी वो मिसालें भी देता है। जैसे एक जो मज़मून है उनका, उसकी वो दिलकश अंदाज में उसकी आगाज़ इस तरह करते हैं कि खुदा मालूम ये हमारी नानी चंदू दुनिया में तशरीफ़ ही क्यों लाई, और अगर लाई थी तो हमारे नाना साहब के किबला के हिस्सा में क्यों आई, और अगर आई ही थी तो हमारे ज़माना तक वो क्यों ज़िंदा रहीं। मगर उनकी हर बात में तनज़्ज़ुल है। पहले हूर की सूरत में थी, उसके बाद इंसानों की शक्ल हुई और अब इंसान तो क्या, किसी शायद कोई जानवर जो होता है वो भी उनकी सूरत का हो तो हो। पहले माह अफरोज़ थी, उसके बाद घट कर चांदनी खानम हुई और अब सिर्फ नानी चंदू रह गई। ये मज़ामीन फ़ितरत नानी चंदू उनका एक मज़मून है जिसके एक तमहीद उन्होंने पेश किया है। अब देखते हैं अगली एक समझ आ जाएगी आपको कि किस चीज़ की तमहीद वो कर रहे हैं। जब मैं पहुंचा तो उस्ताद सहन में बान की खरी चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। दूसरी चारपाई पर उनके चहेते शागिर्द हाफिज़ गुलाम रसूल वीरान बैठे थे। ये अंधे थे और इन्हीं से होशियार रहने के लिए हज़रत जहाँपनाह ने इरशाद फरमाया था कि उस्ताद ज़ौक़ जो इक़दामात में मतवसत अंदाम है, रंग अच्छा सांवला है, चेहरे पर चेचक के बहुत दाग हैं, आँखें बड़ी बड़ी और रोशन, निगाहें तेज़ हैं, चेहरे का नक्शा खड़ा खड़ा है। इस वक्त सफ़ेद रंग का पायजामा, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद ही अंगरखा पहने हुए थे, सर पर गोल चंदवे की मलमल की टोपी। मेरे पाँव की आहट सुनते ही हाफ़िज़ वीरान ने चौंक कर कहा, कौन है? मैंने कहा, करीमुद्दीन उस्ताद ज़ौक़ की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ।
ये दहली का यादगार मुशायरा है। अब देखते हैं कि वो मंजर निगारी कैसे करते हैं। फ़रतुल्लाह बेग जो है तमीज़ बांधने के साथ साथ मंजर निगारी में भी उनको कमाल हासिल है। यही उनकी मिसालें हैं जो हमने देकर आपके जो सवाल है उसको मुकम्मल करना है। वाक़या और मंजर निगारी में माहिर तरीन नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ मनाजिर के अल्फाज में तस्वीर कशी करते हैं कि वो मंजर हमारे सामने मालूम होता है कि जैसे हम फरमा रहे हैं कि पुराने कदीम कागज़ात में मुझको हकीम मोमिन दहलवी की एक कलमी तस्वीर मिली। तस्वीर का मिलना था कि मेरा ख्याल पैदा हुआ कि ये ख्याल मुझे पैदा हुआ कि तू भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नरंगे ख्याल की महफ़िल शुरा की तरह एक महफ़िल मुशायरा कायम कर, मगर इन लोगों के कलाम पर तनकीद करने की बजाय सिर्फ़ उनकी चलती फिरती तस्वीरें दिखा। ख्याल में रफ्ता रफ्ता पुख्तगी पैदा हुई और पुख्तगी ख्याल ने एक मुशायरा का खाका पेश नज़र कर दिया। अब यादगार मुशायरा जो है उसके पेश नज़र मुशायरे में मुंशी मोहम्मद अली तशना की एक पुरतासीर गज़ल जिसके काफ़िए खैर, सहर, मगर और जिदर थे और रदीफ था कि कुछ भी नहीं, उन्होंने पुरतासीर कैफियत में पेश की और इसकी तस्वीर कशी वो यूँ करते हैं कि मैं क्या बताऊँ कि इस गज़ल का क्या हुआ। एक सन्नाटा था कि ज़मीन से आसमान तक छाया हुआ था। गज़ल का मज़मून आधी रात की कैफियत, पढ़ने वाले की हालत। गरज ये मालूम होता था कि सारी महफिल को सांप सूंघ गया है। इधर ये आलिम तारी था, इधर मियाँ तशना हाथ झटकते हुए और ये कहते हुए उठे और इसी आलम बेखुदी में दरवाजे से बाहर निकल गए। उनकी कुछ भी नहीं, जो उनकी रदीफ था, कुछ भी नहीं की आवाज़ बड़ी देर तक कानों में गूंजती रही। ज़रा तबीयतें संभली तो सब के मुँह से बेख्तियार निकला कि वाकई कुछ भी नहीं। इनकी एक और मिसाल मैं आपको दूँ मौलवी नज़ीर अहमद के लिए। अब मौलवी ज़ियाउद्दीन जो थे साहिब, उनके साथ इनको मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, दानी साहब के साथ। अब कहते हैं मैं और दानी। मौलवी ज़ियाउद्दीन साहब जामिया मस्जिद में रात के 10-11 बजे तक वजीफ़ा पढ़ते थे और हम दोनों ने भी जाकर शाम से ही जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर डेरे डाल दिए। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मौलवी साहब बाहर ना निकले, ना आज निकले ना कल निकले। खुदा खुदा करके तीसरे दिन दरवाजे से शमा निकलती हुई मालूम हुई। हम दोनों भी उठ खड़े हुए और मुख्तलिफ़ जुमले जो कि खुशामद के थे वो याद करके खड़े हुए। हम आखिरी सीढ़ी पर खड़े थे, इसलिए दरवाजे में से पहले शमा नज़र आई और इसके बाद जिस तरह समंदर के किनारे खड़े हों तो जहाज़ आता हुआ दिखाई देता है, इसी तरह पहले मौलवी साहब के अमामा, उसके बाद उनका नूरानी चेहरा, फिर सुरमगीन आँखें, सफ़ेद रेश मुबारक सफ़ेद चेहरा और सबसे आखिर में जर्द सलीम शाही जूतियाँ नज़र आईं। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीढ़ियों से उतरना शुरू किया। ऊपर तले हमारी सांस भी चढ़ना शुरू हुई। हम सोचते ही रहे कि रास्ता रोक कर ये कहेंगे वो कहेंगे कि वो 60 से पास से गुज़र गए। कमाल तो ये था कि जो उनको कमाल हासिल था ज़ुबान में बयान करने में। उनकी बहुत ज़्यादा वजूहात ये थी कि इनकी इबारत और ज़ुबान का अंदाज़ बेतकल्लुफ़ और कुदरती रंग में नज़र आता है। इसके साथ ज़राफ़त और तंज़ के साथ साथ रवानी भी एक अलग शान से दिखाई देती है। अगर हम एक मज़मून ऐसा हमारे सामने आ जाए जो कि सख्त संजीदा भी हो, लेकिन बाज़ औक़ात उनके उसमें अल्फाज ऐसे आ जाते हैं कि वो इंसान उस पर मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। जैसे कि एक उन्होंने अपने फितरी अंदाज में एक मज़ाक इस तरह से पैदा हुआ कि अपने ही बारे में अपनी वालदा से उनकी बातचीत है। कहते हैं कि जी अजी अजी बी अम्मा, क्या हमारी शादी ठहर गई? वालदा साहबा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या अभी तक कुछ शक है? जी चुरा चुरा कर बातें करने से फ़ायदा, जो कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैंने कहा, ये बताइए कि हमारी दुल्हन कुछ पढ़ी लिखी भी हैं? जवाब मिला हाँ। हमने कहा, कुछ सलीकामंद भी हैं? कहा हाँ। मैंने पूछा, शक्ल सूरत कैसी है? अम्मा बोली, हाँ, आदमी का बच्चा है। ये जवाब कुछ अजीब गोलमोल था, मगर हम आदमी थे। अगर आदमी थे तो आदमी के बच्चे या बच्ची से ही शादी होना थी।
क्या किसी जानवर के बच्चे से होती? हमने ज़रा बिगड़ कर कहा, देखिए अम्मा जान, साफ साफ बताइए। आपको मालूम है कि मुझे बदसूरत औरत से नफ़रत है। अगर बीवी साहबा की सूरत ख़राब हुई तो मुझसे ना निभनी मुश्किल है। और वालदा साहिबा बिगड़ गई, गुस्से में आ गई और कहने लगी, ओहो, अब आप भी इस काबिल हो गए कि मैं बहू लाऊं और आप पसंद ना करें। चल रे लड़के चल, मुझे तेरी बातें पसंद नहीं। अब मैं शादी कर रही हूँ या तू कर रहा है। ये ज़माना ज़रा और था। तेरे लिए जन्नत से कोई हूर आने से तो रही। शरीफ लोग सूरत शक्ल थोड़ी देखते हैं, वो तो हड्डी देखते हैं। अब के तूने मुझसे ऐसी बातें की तो अच्छा ना होगा। लीजिए, सारी मेहनत उकारत गई। जब अम्मा ही हमारा ख्याल नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने उनका तर्ज बयान मतानत को बुलाए ताक रख देता था, क्योंकि मौलवी साहब जैसे खुश मिजाज आदमी उनके सामने थे जिसका उन्होंने जिनके बारे में उन्होंने लिखना था। खुद ही उसका नक्शा यूँ खींचते हैं कि हर कारीन को मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर मौलवी साहब खुद भी अपने सुहाने मिरी लिखते तो इसी रंग में लिखते, और अगर आप उनकी सोहबत में रहे होते तो आपको भी उनके हालात लिखते वक्त मेरी ही तरह मुआफ़ी मांगनी पड़ती, वरना आपकी तहरीर की बजाय मौलवी नज़ीर अहमद की स्वाने उमरी के किसी ठेठ मुल्ला के बेलुत्फ़ वाक़यात का एक मजमुआ हो जाती। ये उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में लिखा है। चुनाचे उनकी जो कुछ बातें थी, कुछ नुकात अहम हैं, वो ये हैं कि उनकी मज़ाह निगारी में मरक़ा निगारी का बड़ा दखल है। मज़ाह निगारी में उनकी ज़ुबान बड़ी दिलकश है। अपने मज़ामीन को ज़कावत और इंशा बर्दाशी से दिलकश बना देते हैं। ज़ुबान की लताफ़त, जुमलों की चुस्ती और तबीयत से मानी खेज़ तबस्सुम की लहर दौड़ा देते हैं। संजीदा ज़राफ़त रसीली ज़ुबान से अदा करते हैं। हमेशा मवाद जो है वो दूसरों से हासिल करते हैं या अदालतों के मुकदमाबाजों से। लफ्ज़ों और लफ्ज़ों की आवाज़ों से मसा पैदा करते हैं। कुछ अल्फाज तकिया कलाम बनाकर बार बार तकरार से भी मज़ा पैदा करते हैं। अहले दिली के मसदाक अदब व आदाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अब देखते हैं कि जो मज़ाह निगारी में फ़रतुल्लाह बेग और पतरस का किस तरह से हमने मुवाजना करना है। ये भी आपका एक सवाल है जो कि आता है। फ़रतुल्लाह बेग की मज़ाह निगारी की खूबियाँ ये हैं कि वो माजी को हाल में बदलने के फ़न के माहिर माने और जाने जाते हैं, जबकि हाल में मुस्तकबिल का नज़ारा नहीं करवा सकते। फ़रतुल्लाह मशरक़ियत को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उन्हें मशरक़ से बेइंतहा लगाव है। इसके साथ साथ उन्हें इन अशख़ास से भी हमदर्दी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो हमदर्दी की आड़ में शगुफ्ता तनकीद का फरीज़ा भी अंजाम देते रहते हैं। उनकी ज़ुबान ज़राफ़त की ज़ुबान है। यूँ कहिए कि फ़रतुल्लाह की ज़ुबान को कुदरत ने ज़राफ़त के लिए ही बनाया है। चुनाचे उनके मज़ामीन को इतना पुरलुत्फ़ उनकी ज़ुबान दिलकश बना देती है कि गैर दिलचस्प मवाद में भी मामूली दिलचस्पी और शगुफ्तगी भर जाती है। ऐसी ज़ुबान उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है कि लताफ़त, जुमलों की चुस्ती, ज़ोर तबीयत से ऐसी फ़िज़ा पैदा करने का मलका हासिल है कि तहरीर में मानी खेज़ तबस्सुम की लहरें दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। फ़रत में वाकफ़ियत की कमी है, लेकिन उनका असलूब निगारिश उसकी कमी को छुपा लेता है, जबकि खालिस दिल्ली की टकसाली ज़ुबान उनके मज़ामीन में नज़र आती है। जो काम रशीद अहमद सिद्दीकी कौल महाल से ले लेते हैं, फ़रत वही काम मुहावरों से हासिल करते हैं। वो या तो अदालतों या मुर्दा लोग अदालतों से मुराद ऐसे अफराद जो लेते हैं जो माहिर हैं, क्योंकि वो मखसूस अल्फाज को तकिया कलाम बना लेते हैं और बार बार उनको दोहरा कर मज़ाह पैदा करते हैं। हाँ, एक बात यह भी है कि उनकी ज़राफ़त और कहकहों की बजाय ज़ेरे लब तबस्सुम वज़ादारी का बहुत ज़्यादा होता है, पाया जाता है, और वो हमेशा वज़ादारी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। कभी भी किसी हालत में बेअदबी और बेवकारी नहीं होने देते। इसी तरह आप देखते हैं कि पतरस बुखारी जो हैं उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ड्रामाई अंदाज में पेश करते हुए वो उर्दू ज़बान के माया नाज और मुनफरिद मज़ाह निगार हैं। गो उन्होंने इस फ़न की तरबियत अंग्रेज़ों से हासिल की और वहाँ पर रह कर ही की, और अंग्रेज़ों के अंदाज में ही उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज़ें उनके मज़ामीन में मुकम्मल अक्स पेश नहीं करती, क्योंकि वो माहौल पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। उन्हें हमेशा अपने मज़ामीन के लिए सच्चाई तलाश रहती है, और यही उनके मज़ामीन में किसी न किसी रंग में हमें मौजूद नज़र भी आती है।
कभी उनके मज़ामीन बेशक किसी एक जगह के लिए लिखे गए हैं, मगर अपनी अमूमियत की वजह से हर जगह के लिए मौजू हैं। जैसे हॉस्टल में पढ़ना और सवेरे जो आँख मेरी खुली, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पतरस ने ये मज़ामीन किसी ख़ास तालिब इल्म के लिए लिखे हैं, मगर जब हम उनको पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि ये तो हमारे लिए थे। चुनाचे हमें जब उनके मज़ामीन पढ़ते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि हंस हंस कर मार डालने का गुर तो पतरस को खूब आता है। पतरस के मज़ाक की एक सिफ्त ये भी है कि वो मज़े की बातें मज़े मज़े से बयान करते हैं और जल्द जल्द बयान करते हैं। ज़राफ़त और ज़राफ़त निगारी के मिराज भी इसी को कहते हैं। पतरस अपनी खूबी इस वजह की वजह से भी है, क़ारीन उन पर जल्द उनको क़ारीन को अपने एतमाद में ले लेते हैं और मुख्तलिफ़ जुमलों और ड्रामाई अंदाज से आम और ख़ास को महसूस करने में का फ़न उन्हें खूब आता है। चुनाचे इनका लाहौर का अंदाज़, क्योंकि ये लाहौर में रहे थे, लाहौर के कॉलेजों में इन्होंने पढ़ा, लाहौर को ये कॉलेजों का शहर कहते थे, और जो उनके जिनके साथ उनका मुवाजना किया जा रहा है उनका दिल्ली से ज़्यादा ताल्लुक़ था। वो दिल्ली की बातें करते हैं, ये लाहौर की बातें करते हैं। चुनांचे इस तरह से इनका मुवाजना थोड़ा सा वो ज़ेरे लब, और ये दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन मज़ाहनिगार हैं। दोनों का अदब में बेहतरीन अपनी अपनी जगह पे मुकाम है। अब इनकी जो फ़रतुल्लाह बेग ने जो मज़ामीन फ़रत में एक शख्सियत निगारी की है, उसको हम देखते हैं कि जैसे नज़ीर अहमद की कहानी में उनके महासिन उभर कर सामने आते हैं, यही उनकी शख्सियत निगारी, मरक्का निगारी, तंज़ो ज़राफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन के जलवे नज़र आए। उन्होंने दिल्ली मरहूम अक्कासी के लिए दिल्ली के एक मारूफ़ अदीब और आलिम का इंतखाब किया और उनकी शख्सियत निगारी के ज़मन में दिल्ली की सैर भी करा दी। लिखते हैं, आइए मेरे साथ चूड़ी वालों से चलिए, चूड़ी वालों से निकल कर चावड़ी में आइए, उल्टे हाथ को मुड़कर काजी के हौज़ पर से होते हुए सरकी वालों से गुज़र कर लाल कुएं पर पहुँचिए। आगे बढ़े तो बड़ियों का कटड़ा है, वहाँ से आगे चलकर नए बांस में आइए। यह सीधा रास्ता खारी बावली को निकल जाता है और नुक्कड़ से ज़रा इधर दाएं जानिब देखें, एक गली मुड़ी हुई है। ये बिताशा वालों की गली है और बिताशे बनते हुए हमने सबसे पहले यहीं पर देखे थे। यहाँ अचार, चटनियों, दालों की 20 दुकानें हैं। इन्हीं दुकानों के बीचों बीच एक गली सीधे हाथ को मुड़ती है। थोड़ी दूर जाकर बाएं तरफ एक पतली गली आगे से कट जाती है। इसी गली के में पहला मकान मौलवी साहब का है। इसमें बयान करते मौलवी साहब के घर तक पहुंचते हुए उन्होंने हमें दिल्ली के काफ़ी बड़े इलाके की सैर भी करवा दी है। चुनांचे ऐसा लगता है कि कोई शख्स आपको दिल्ली के पुरपेश गलियों में से फिराता और बड़ियों, बिताशों, अचार, चटनियों की दुकानों के करीब से ले जा रहा है। खारी बावली के दुकानदार जो कारोबार कर रहे हैं वो आपको गुजरते हुए देख रहे हैं। तंग तंग गलियों से ले जाकर वो मौलवी नज़ीर अहमद के सामने घर के खड़े हो जाते हैं, जिसके बारे में हुसनैन शमीम फ़रतुल्लाह बेग की शख्सियत निगारी के बारे में कहते हैं। अब देखना यह है कि ये तस्वीर कैसी है। जिस आदमी के गिर्द कहानी घूमती है वो आदमी कैसा है? आदमी है या आदमी के कत्ले शख्सियत है या शख्सियत की बिखरी हुई निशानियाँ? अक्सर लिखने वाले हकीकत का पर्दा चाक करने के शौक़ में मौजू का ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं कि फिर पूरा आदमी किसी तरह बनाए नहीं बनता। अच्छी स्वामने उम्री वही है जिसमें आदमी की शख्सियत का तज्जिया हो, लेकिन वो तरतीब शुदा मवाद से इस्तेमाल पर मौलवी साहब गालिब के पुर्जे उड़ना चाहते गालिब के पुर्जे उड़ने थे तो ज़रूर उड़ें, लेकिन ऐसा ना हो कि आखिर में सिर्फ पुर्जे हाथ आएँ और गालिब से मुलाकात की हसरत ही रह जाए। चुनांचे कुछ उड़े नहीं, सही हो ना। चुनांचे इस तरह बयान करते हुए हमें उनकी बहुत सी बातें सामने आती हैं। तो शख्सियत निगारी के बारे में उन्होंने ये बताया कि नज़ीर अहमद की शख्सियत बयान करने के लिए फ़रतुल्लाह बेग ने जो नुक्ता नज़र इख्तियार किया, उनमें नज़ीर अहमद का इखलाकी मनसब कम होता है। ना हकीकत के ऐलान से, ना माशरती सकाफ़ती इक़्तिदार पर ज़रब आती है। उन्होंने हक़ाइक़ को दबाया है, ना उन्हें गैर ज़रूरी तावीलों की मदद से उबारने की कोशिश की है। लिखने वाले ने बेहतरीन तरीके से उनकी खाका निगारी की है और उनके बहुत से मज़ामीन जिनकी मिसालें मैंने आपको दी हैं।
शख्सियत निगारी की भी और मुरक्का निगारी की भी यही अहम था उनके सवालात में। और जो कुछ उन्होंने सुना, जो कुछ उन्होंने देखा, वो हमारे सामने पेश कर दिया। और जो मैंने आपको मज़ामीन बताए, जैसे फूल वालों की सैर, चंदू नानी चंदू, और मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी मेरी ज़ुबानी, और दिल्ली का यादगार मुशायरा, यही हैं जिनकी मिसालें आपके सिलेबस में दी गई हैं। और इन्हीं को मिला के आपका ये सवाल जो है मुकम्मल करने की कोशिश की गई है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़रूरी बातें हैं उनको आप देख कर, सुन कर अपने दूसरे मज़ामीन दूसरा जो सवाल है उसको तैयार करें, और इनमें से अहम नुकात लेने की कोशिश करें, और अपने लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ अगली मुलाकात में। अल्लाह हाफ़िज़।